जय श्री कृष्णा। सनातन शक्ति में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री आरवीएस पन्नी जी। आप इंडियन ब्यूरोक्रेसी में थे और प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू टेरर के लेखक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी भाई जी। नमस्कार। आज हमारे साथ नीलेश जोशी जी भी हैं। नीलेश जोशी जी इज द फाउंडर एंड मोटिवेटर ऑफ सनातन शक्ति। आप दोनों का स्वागत है। हम आज प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हुए मनी जी, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगी। मैंने आपकी किताब हिंदू टेरर पढ़ी है और पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से भारत की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी गई और जिस तरीके से बड़े सिंक्रोनाइज्ड ढंग से उसको कार्यान्वित किया गया, मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहती हूँ कि हिंदू टेरर के नैरेटिव बिल्डिंग की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू? देखिए, जहां तक मेरे संज्ञान में है, पहले तो नरेटिव बिल्डिंग तो हिंदू टेरर में हुई है। एक समुदाय को, एक संप्रदाय को तिरस्कृत करने की, बदनाम करने की एक बहुत बड़ी प्रयास थी। उनको मिलिटेंट्स के साथ, टेररिज्म के साथ जोड़ा गया। ये बहुत ही खेदजनक बात है और दुर्भाग्यवश ये बात है कि हिंदुस्तान में हर इतिहास के पन्ने को इसी तरीके से किया गया है। आप सनातन शक्ति से बहुत बड़े स्वयंसेवक हैं, मंजू जी भी हैं। भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न देशों में, भारत के बाहर जाके अपना सनातन का जो प्रोपगेशन है कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। सनातन शक्ति एक अनमोल चीज है। सनातन के आदर के से देखा जाए तो हिस्ट्री को इतिहासा बोलते हैं और इतिहासा का मूल मतलब है, मूल अर्थ होता है इतिहासा, दस इंडीड हैपेंड। अगर आपको इस माम से, मुझे मेरी आशा है कि आपको इस बात से सहमति होगी, हम लोग सहमत एक ही पन्ने में होंगे, तो मैं ये ला रहा हूं। और ये बहुत ही संजोग की बात है कि मेरे नियुक्ति के कार्यकाल में इसी तरीके का एक प्रयास की गई थी। एक तरीके का असत्य नैरेटिव को आगे ले जाने का, प्रचार का एक प्रयास हुआ था, वो है हिंदू टेरर। अब इसकी बीज कहां से बोई गई मूल रूप से, ये तो कुछ तो आपने मेरे किताब में पढ़ी है। पहले दिन जब मुझे संज्ञान हुआ था कि ऐसे एक अभियान का आरंभ के प्रयास में कुछ राजनीतिक लोग और कुछ उसके मदद करने वाले कुछ अधिकारी वर्ग के भी लोग उसमें प्रयास को आगे ले जाने का प्रयास शुरू कर रहे हैं, वो तो मैंने आपके संज्ञान में ला दिया 1 जून 2006 को। मेरे संज्ञान में इससे पीछे कुछ षड्यंत्र अपने आप में उनके चल रही होगी, कुछ डिजाइन बन रही होगी, तो ये मेरे संज्ञान में नहीं है। पहली बार मेरे संज्ञान में तभी आई थी। ये मेरे किताब में मैंने पूरा पूरा विस्तार से लिखा है। न केवल विस्तार से लिखा है, कुछ प्रश्न भी उठाए कि एक अमूमन क्या होता है सत्य में, जो हमारे जो संहिता होती है, आचार संहिता, कंडक्ट रूल्स जो बोलते हैं, या डिसिप्लिन अपील रूल, अनुशासन नियम जो होते हैं, उसके वो केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए एक होता है, उसी का एक कॉपी जो है अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, लगभग वही चीजें हैं आचार संहिता, वो ऑल इंडिया डिसिप्लिन सर्विस डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स में होता है। अब क्या है कि उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा आचार का एक बात बिंदु है, उसमें एक बहुत बड़ी बिंदु है कि किसी भी अधिकारी को किसी भी राजनीतिक
नेता से या राजनीतिक व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं रखना है। और मैंने इसके बारे में ये प्रश्न उठाया है कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश से है, उनका एक महाराष्ट्र के एक अधिकारी के साथ क्या संबंध है, और इसका प्रमाण भी दिया है कि टेलीफोन नंबर तक दोनों ने शेयर किया और ये पब्लिकली पब्लिश हुई थी। आप हेमंत खरकरे और दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, आपने उचित कहा है कि यही बात है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जी। अच्छा, तो वहां से इसकी जो षड्यंत्र का जो मेरे संज्ञान में आई जी। फिर एक्चुअली इसके ऊपर जो तत्व है, ये तत्व तो मैंने अपने किताब में डाल दिया है काफी तरीके से। कौन कर रहा था आतंकवादी आकर्षण, आतंकवादी अटैक्स, और उसके लिए किसके नाम पे बिल फाड़ा जा रहा था, ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे हुआ कि कुछ हमारे ही लोग, और ऐसे तरीके से हुआ कि आज कुछ आंखें खुलने लगी है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारा जो विकास है पूर्व काल में, आदिकाल में बहुत ही ऊपर था। ये आज रिसर्च करके हमें बताओ, पूरे जो इतिहास को रिप्लेस करना पड़ रहा है। उसी तरीके से अगर 2006 से 2010 के अंतर्गत जितने भी टेरर, उन दिनों बहुत ज्यादा आतंकवादी हमले हुआ करते थे, और इन आक्रमणों में काफी सारे आक्रमण हुआ करते थे। और इन कुछ आक्रमणों में मूल रूप से आपने यही सुना होगा, वो मीडिया में हो और जांच एजेंसियां के पास हो, तो इसमें हमेशा, और इसमें हमारी सरकारी संपत्ति, हमारी देश की संपत्ति, हमारी लोगों की संपत्ति इन व्यर्थ कामों में व्यर्थ किया गया है। ये भी एक सच्चाई है कि पूरा इन्वेस्टिगेशन चल के 12-12 साल लग के फिर न्यायपालिका से उनको बिल्कुल सम्मानजनक बाहर लाया गया है, उनको निर्दोष ठहराया गया है। ये भी एक तथ्य आज हमको सब पता है। परंतु जो 12-13 साल 15 साल का वसीमानंद जी हो या कोई और भी हो, कर्नल पुरोहित का अभी संपूर्ण नहीं हुआ, साध्वी जी, बाकी लोग, अन्य लोग भी थे जो बाहर आए, उनका जो दशा थी, उनकी जो पीड़ा थी, वो तो चले गई। तो ये एक तरीके से एक असत्य को प्रचार करने का जो प्रयास था, अभियान था, ये 2006 से मेरे संज्ञान में। उससे पहले इनके पार्टी रूम में या उनके अपने मीटिंग्स में कुछ हुआ हो, इसका मुझे संज्ञान नहीं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सम्मुख लाना चाहूंगी। एनआईए का गठन होता है 1 जनवरी 2009। बिल्कुल ठीक। और अक्टूबर में, उसी साल के अक्टूबर में 16 अक्टूबर को ये नरकासुर चतुर्दशी गोवा में 2 ग्रुप्स के, जो एक सामान्य झगड़ा था जो कि आमतौर पे हो जाता है, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और उसको एनआईए में हिंदू टेरर जो था वहां से इन्होंने शुरू किया। फिर 2010 में राहुल गांधी अमेरिकन एम्बेसडर से बोलते हैं कि हिंदू फैशिज्म इज मोर ऑफ कंसर्न। सो ये जो धीरे धीरे करके इन्होंने जिस तरीके से, और फिर आप ही की किताब से ये जो मक्का मस्जिद, गोकुल चंद, अजमेर शरीफ, इनके जो किस्से हुए, जिसमें अगेन इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मार के हिंदुओं, आरएसएस को दोषी ठहराने की कोशिश की। इस क्रोनोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, दैट हाउ स्लोली एंड स्टेडीली the narrative of Hindu terror and how Hindus are fascist and terrorists was getting built at that time. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, कुछ माइनॉरिटिज्म का एक फैशन बन चुका था। अब मैं
बहुत बढ़िया फैशन बन चुका था। हर राजनीतिक दल उन्हीं को तुष्टीकरण में लगे हुए थे। उस तुष्टीकरण करने के लिए वो क्या करते थे, इन्हीं माइनॉरिटीज को पहले डिनायल मोड में डालते थे। उनके अंदर एक थ्रेट, एक भयभाव पैदा करते थे। वो पैदा इसलिए करते थे ताकि उस पैदा करने में, अब समझौता ब्लास्ट में देखिए, अगर जितने भी भारतीय उसमें सफर कर रहे थे सभी मुसलमान थे, जी जिनका अभी जो भी उसका विक्टिम बना। मक्का मस्जिद में सारे मुसलमान थे, जी अजमेर शरीफ में सारे मुसलमान, लंबिनी चाट में सारे मुसलमान। तो इसमें आप बड़ा की बात है कि आई विल पुट इट इन अ सिंपल वे। जी मैंने कई बार कहा है, इवन 26/11 वाज अ फिक्स्ड मैच बिटवीन आईएसआई एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो तो मैंने कई बार कहा है। आप इन सब चीजों को, तत्वों को पूरा विश्लेषण करेंगे, आपको ये लगेगा कि जो पार्टी अपने आप को धर्म निरपेक्षवाद कहती है, इस पार्टी जो अपने आप को उन दिनों सत्ता में थी, उन दिनों राजधर्म, उनका राजधर्म ही, उनका राजधर्म यही था कि आईएसआई के साथ मिल के, एक साझेदारी से मिल के मुसलमानों को मारो ताकि उनके अंदर भयभाव पैदा हो। और उस भयभाव को लेते हुए हम कहेंगे कि भाई आरएसएस ने किया, हिंदुओं ने किया, और ऐसे ऐसे करके एक तो दोनों संप्रदाय में, दोनों समुदाय में विभाजन होती है। और उसमें क्या है कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को, एक थ्रेट परसेप्शन आती है, और तब जाके पहुंचते हैं कि देखो हम आपको बचाएंगे, इन हिंदुओं को जेल में डालेंगे। ये एक नैरेटिव जो आप बता रही हो, यही हुई थी उन दिनों। और ये बिल्कुल आप तत्वों के विश्लेषण से आपको ये सब सामने आ जाएगा। और इस, यहाँ पे हाँ प्लीज प्लीज यहाँ प्लीज। पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ इतना सिंपल था कि वोट बैंक की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, और द प्लॉट वाज थिकर देन दिस? Was देखिए, it also putting Hindus on a back foot, making Hindus apologetic, making their dharma weaker, so that the other forces can take over and the Hindus or Hindutva can be put into a decline? Uh, was देखिए, Do you देखिए, also see these kind of nefarious नहीं, designs आप in this? आपका प्रश्न बहुत ही करेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। देखिए, डिफेंस और अपोलोजेटिक हिंदू तो 2006 से पहले भी हो चुके थे, या आज नहीं है। हमारी जो शिक्षा संस्थान है, शिक्षा पद्धति है, संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं, और भी जगह हैं जहां पर हिंदुओं को डिफेंसिव ऑलरेडी डाल रखा था। और कि हमें तो, मुझे तो इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि कितने लोग अपने घर में भी अपना सनातन मूल्यों को अपने अगली पीढ़ी के अंदर डालते हैं, समझाते हैं, उनको अवगत कराते हैं। इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरे घर में होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तो इसमें क्या है कि आप जो बता रहे, ये जो डिड गिव एन इम्पेटस टू द ऑलरेडी डिफेंसिव एंड अपोलोजेटिक हिंदू। वो तो पहले ही डिफेंसिव और अपोलोजेटिक था, और ऊपर से एक तरीके का मीडिया नैरेटिव, जुडिशरी भी कर रही है, पीएएल्स भी हो रहे हैं, और जितने डिबेट आजकल तो 24 आवर चीन कैमरा डिबेट ही डिबेट चलते हैं। इन डिबेट्स में भी आप देखेंगे हर जगह पे एक तरीके का डेविलाइजेशन ऑफ हिंदू बोल सकते हैं, एक तरीके का डेविलाइजेशन किया गया कि सारे हिंदू आतंकवाद, ये कुछ भी कर सकते हैं, आरएसएस से जुड़े हुए तो सबसे बड़े फासिस्ट हैं, सबसे बड़े। आज भी यही हो रहा है कि तालिबान से ज्यादा फासिस्ट आरएसएस को बताया जा रहा है। तालिबान जो पूरे विश्व भर में आतंक का एक मूल कारण है, उसके तुलना जो है आरएसएस से की जाए। जी अभी आरएसएस से नहीं हूं, जी और इसके लिए इस नैरेटिव को आपने सिंक्रोनाइज कहा होगा। सिंक्रोनाइज के साथ साथ मैं एक चीज और आपको तत्व देता हूं। जी
अभिनव भारत का आपने नाम सुना होगा, परंतु हमें पता नहीं कितना आपने उसके ऊपर काम किया है। अभिनव भारत 1909 3 या 4 में फॉर्म हुई थी। 1953 में खत्म कर दिया गया था। इट वॉज अबैंडन्ड, इट वॉज फिनिश्ड। यही अभिनव भारत 2005 में पुनर्जन्म लेती है महाराष्ट्र में कहीं जा। पुनर्जन्म लेके फिर उसका बैंक अकाउंट खुलता है, पैसे आते हैं, सब कुछ ठीक। ये सब तत्व है। मैं कोई पुनर्जन्म लेने के लिए आपको तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन की जरूरत होती है। और तत्कालीन महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी आप देखें, कांग्रेस की ना। उनके अनुमोदन के बगैर, बिना अनुमोदन के क्या उसमें उनका जो पुनर्जन्म हो सकता था, पुनर्निर्माण हो सकता था? नहीं। उसके बाद ऑडिट होती है, पैसे आते हैं, कहां से पैसे आए ये भी महाराष्ट्र सरकार के बारे में इनको अवगत होगा, उनको बिल्कुल संज्ञान होगी। ये सारे उनके संज्ञान में होते हुए किसी महाराष्ट्र के अधिकारी ने मुंह नहीं खोला कि भाई ये पैसे जो आ रहे हैं इसी जगह से आ रहे हैं। उन्होंने कुछ भ्रम के अंदर कोई झूठ वूठ बोल के सावरकर जी के किसी परिजन को उसके साथ जोड़ लिया, परंतु जो अभिनव भारत को ही इसके साथ जोड़ना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको कोई उठा नहीं रहा। मैं कई लोगों से बोल चुका हूं कि मुझे तो इस पे जांच चाहिए कि उसका पैसा कहां से आया। कोई हिंदू के यहाँ इतना संपत्ति देने के लिए, डोनेशन देने के लिए भी इतने आसानी से वो ज्वाइन नहीं करते। नॉर्मल सनातनी संस्थाओं को नहीं देते। ये एक अभिनव भारत जैसे संस्था को इतने पैसे कहां से आए, ये पहली प्रश्न है। और वो पैसा जो है किधर लगे, उसका ऑडिट तो महाराष्ट्र सरकार हर साल कहती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, उसमें कहीं पकड़ में नहीं आया, क्योंकि ये सब डिजाइन का एक पार्ट था। ये कहां से पैसा आया, बिकॉज तत्कालीन गृह मंत्री भी महाराष्ट्र से थे। आपको ये भी याद दिला दूं, नहीं, स्मरण करा दूं, 2005 का गृह मंत्री भी महाराष्ट्र से था। ये महाराष्ट्र में पुनर्निर्माण हुआ, महाराष्ट्र में किसी न किसी अधिकारी का अनुमोदन जरूर हुआ। इन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में भी थी और सब मिला मुलू के खिचड़ी पका के एक संस्था बनाए, एक रूस बनाए। दे मेड अ इंस्टीट्यूशन विच कैन बी द विपिंग बॉय ऑफ हिंदू टेरर। फिर इन्होंने यहां से नैरेटिव चालू किया, फिर मीडिया में प्लांट किया कि अभिनव भारत इज बिहाइंड ऑल दिस, और किसी भोसले मिलिट्री स्कूल पता नहीं क्या क्या रहे। दुर्भाग्यवंश एक और उसके अंदर एक और बहुत बड़ी बिंदु है। कर्नल पुरोहित 34 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट कर्नल थे। मैं क्यों आईएसआई का हाथ बोल रहा हूं कि उनका जो साझेदारी है या पार्टनरशिप है या कोलैबोरेशन है, जो Colonel Purohit left himself one of the brilliant officers of the Indian Army. He would have gone on to become the minimum a corps commander or maybe the chief of army staff in some other time. वो तो इन्होंने खत्म कर दिया। उनके, मैं नहीं बोल रहा, उनके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह सब एग्जामिन हुए, कोर्ट में एग्जाम हुए। Not a single army officer I have met would say that Colonel Shrikant Purohit was not a most intelligent officer in the Indian Army. और वो ऐसे ही प्रगति करते रहते। और दूसरा, आज जो हम कई जगह देख रहे हैं, कोस्टल तटवर्ती एरिया ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, and radicalization in these areas, in the lower part of South Maharashtra and all. आज उनका इनपुट में हम उन दिनों अमल करते तो आज कई प्रॉब्लम जो बनी हुई है, जो इनसरमाउंटेबल लगती है, वो खड़ी ही नहीं होती। देखो, इंटेलिजेंस इनपुट्स पे काम करने का मतलब ही ये होता है कि हम प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, प्रिएम्प्ट कर सकते हैं। मगर उसको बनने दिया, यही है कि एक
विशेष समुदाय को तुष्टीकरण करने के मूल कारण से ये सब हुआ। तो कर्नल पुरोहित को तो ही वाज एन एसेट वी लॉस्ट। हाँ जी। ये एक यहाँ पे मैं सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे आप ये बता रहे हैं, दिस इज सच डीप प्लॉट। I mean, it is almost similar to what we had Indus Valley civilization का या Aryan invasion theory जो एक fake theory बनाई थी. It is almost parallel to this. So, do you think that Pakistan alone would have had that much of wherewithal and that much of intellectual capital कि वो इतना बड़ा plot रच सके? आप सटीक फरमा रहे हैं, परंतु आईएसआई को एक चीज पता थी कि हिंदुस्तान के अंदर मॉडर्न एजुकेटेड लुटियंस टाइप्स वो अपने से ज्यादा किसी को बुद्धिमान या विद्यावान नहीं समझते, और उनके इतने अच्छे नेटवर्क हैं कि किसी भी नैरेटिव को वो प्लांट करके उसको डेवलप करके उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। जैसे आपने कहा आर्यन द्रविडियन रिवेल आर्यन इन्वेशन थियरी, किसी जगह पे किसी संस्था में बात करते हुए बात हुई थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं हमारे यहाँ से कारवां आते रहे पाकिस्तान से वगैरह। मैंने कहा जी पाकिस्तान से तो कोई नहीं आया, पाकिस्तान से तो टेररिस्ट ही आते रहे, कारवां तो नहीं आया। तो कुछ लोग मेरे बात पे बहुत ही आज भी मैं यही स्टैंड करता हूँ, पाकिस्तान से तो टेररिस्ट आते हैं, ड्रग पेडलर आते हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ओरिजिनल अच्छा सनातन को बदनाम करने के वजह से ये सब किया गया, परंतु सनातन की अपमान है। और हमारे पाकिस्तान को एक चीज पता था, वो याया खान हो या अयूब खान हो या उससे पीछे आप जाएंगे, उन सबको एक चीज पता था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे देशद्रोही हैं जिनका आइडिया लेके हम यूज करके उन्हीं को जूते मारेंगे। और ऐसा देशद्रोही कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि इंग्लिश एजुकेशन से वगैरह से जो मैकेलॉय ने दिया या किसने दिया या क्या किया पता नहीं, ये देशद्रोही जो गुट है वो मीडिया में हो, जजेस में हो, सिविल सर्विस में, कहीं पे भी हो, they thought they are different from the masses। हमारे जनक कहते थे मंदिर में जूते पहन के जाने वाले लोग, ऐसे उनको एक तरीके से तिरस्कार तरीके से उनको रेफर करते थे। तो मैं वो नहीं करना चाहता, परंतु एक तरीके का। और उन्होंने कभी सनातन के मूल रूप को समझा ही नहीं, और उनकी जो बाकी पीढ़ियां पीछे आती गई वो तो बिल्कुल ही उससे दूर जाते गए। उनके लिए स्टेटस सिंबल होता था फॉरेन कंट्री में सेटल होना, फॉरेन कंट्री में पढ़ना एंड ऑल दैट। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये लोग इलाइट क्लास में कैसे प्लांट हो गए, इनके पास एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गई थी। देखिए आज आपको मंदिर जाना हो या सीजीएचएस में जाना हो या अस्पताल में जाना हो, देखिए 7 साल नई सरकार आने के बाद, सत्ता बदलने के बाद भी, राज्य बदलने के बाद भी उनकी एंटाइटलमेंट चलती है। मेडिकल इंस्टीट्यूट में आपसे ज्यादा वो ज्यादा लोग एडमिट हो जाएंगे, डीपीएस स्कूल के अंदर लैंड मिल जाएगी कहीं पे भी कितने देर में भी, या कोई भी इनके सेट ऑफ स्कूल से जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं वही चीज। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में कभी आया था कि किसी डीपीएस में समर कैंप में इडियोटिक ब्राह्मण कह के कोई कैरिकेचर दिखा था मैंने। तो ये लोग दे कैन गेट अवे विद दैट। ये सलमान खुर्शीद की वाइफ का, सलमान खुर्शीद के पिता खुर्शीद आलम खान किसे होते हैं,
जी जी जी। और ये इन्होंने ये वाला जो स्कूल है वो डीपीएस ग्लोबल स्कूल है, अच्छा, जो कि इन्होंने बाइफरकेट करके बनाया, वहां का आया था ये। आई डोंट नो कहाँ का आया था, हाँ और वो ये मेरे को दुर्भाग्यशील। जी जी मैं सनातन के ऊपर मेरे को जो विरासत में मिली है मेरे जनक से, जी मेरे वरिष्ठ जनक थे, उन सब से जी जो मिले हैं, जी वो मैं किसी और संदर्भ में कभी आपको पूरा तरीके से बताऊंगा। बिकॉज जी मैं हाउ साइंस फ्लोज फ्रॉम सनातन का एक प्रचार अलग से चला रहा हूँ बच्चों के लिए। जी 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 7th क्लास से 10वीं क्लास के बच्चों के लिए। कुछ बच्चे तो, एक बार कलकत्ता में एक छोटी सी कार्यशाला किसी के वक्त में गया हुआ था, तो मेरे जो होस्ट थे उनके बच्चों से मैं ऐसे खेलते खेलते पूछ लिया, तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो अपने और बच्चों को लेके आए और इस तरीके से एक छोटा सा कार्यशाला किया। ये उसके बच्चों के जननी भी आ गए, माँ भी आ गए थे, जी तो उनको मैं वर्क डन क्या होता है, कार्य से क्या, वो अलग चीज है, वो आज के नहीं और किसी वक्त संपूर्ण रूप से बात करें कि सनातन का मूल क्या है, आदि कैसे है, अनंत कैसे, ये सारी चीज। तो दैट इज, बट बाकी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते कि उनको इस तरीके से मिले। मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट आई मीन टू से इज हियर लुटियंस कैसे वो शुरू से एंटाइटलमेंट क्लास रहे, एंटाइटल क्लास रहे, एंटाइटल क्लास ऐसे ऐसे रहे हैं कि उनका बच्चा छोटे नौकरी भी नहीं कर सकता, आएगा तो वो किसी कॉर्पोरेट में लगेगा, फिर वो पॉलिसी इंटरवेंशन करते हैं कॉर्पोरेट्स के। ये पूरा एक, इट्स अ ह्यूज कैबल। See, the boy, he was a bloody third rated, third class pass will also get into a corporate or a industry association. Then he will, somebody will make a paper, he will send it as the, जैसे मैं फलाने कंपनी से भेजता हूँ कि भाई सीमेंट में ऐसे होना चाहिए, सीमेंटेड रोड्स होने चाहिए। सीमेंटेड रोड से मुझे कोई अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। नॉर्मली आप बोलोगे नहीं सुनी जाएगी। एक सीमेंटेड एक ग्रुप कुछ बोलेगा थ्रू दिस सन ऑफ ए सिटिंग, ये हैपन, हाँ 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 इमीडिएटली पॉलिसी इंटरवेंशन करके। तो वो पॉलिसी इंटरवेंशन बिग 4 कंपनीज में मैक्सिमम लोग ऐसे भर्ती हैं। एंड ही विल टेल हिज काउंटर पार्ट, यार इट्स अ ब्यूटीफुल पेपर जनरेटेड बाय अर्नेस्ट एंड वाई यंग, देख लो, उसको समझ में आ गया भाई कल को मेरा बेटा भी अगर नालायक निकलेगा तो मैं भी यही करूंगा। तो ऐसे चलता है नेटवर्किंग। तो इसमें ये चीज चली है। तो इस कंटेक्स्ट में, इस तरीके का इकोसिस्टम में उनको एक फॉल्सहुड प्लांट करना कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं, कोई भी बाधा नहीं आया और कर गया। इमीडिएटली न्यूज़पेपर्स पिक्ड अप, मीडिया पिक्ड अप एंड दे रोस्टेड एवरीबॉडी ओवर कोल्स कि भाई आरएसएस। देखिए, इससे पहले एक चीज बताता हूं, 2005 में सिमी में यूएपीए का बैन एक्सटेंड हुआ था, तो कुछ लोग चाहते थे कि आरएसएस भी बैन लगा। आज भी मैं कहता हूं, कोई मैं आरएसएस का प्रवक्ता हूं ना, कि भाई आरएसएस से जुड़ा हूं ना, किसी उनके फंक्शंस में जाता हूं, ये तो क्योंकि मेरे अंदर था। तो इन्होंने काफी सारे इनपुट्स लगाने की कोशिश की, काफी सारे, परंतु इनपुट्स मिले नहीं थे। अच्छा, यूएपीए बैन का बड़ा एक अच्छा सिस्टम है कि पहले तो कैबिनेट क्लियर करती है और उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर एक हाई कोर्ट जज के अंदर, एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के अंडर नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल बनाई जाती है, वो ट्रिब्यूनल कंफर्म करती है बैन को। तो उसी तरीके से उनको पता था यार हम अगर कर भी दें तो ट्रिब्यूनल सेट असाइड कर देंगे, इसलिए वो उन्होंने एक अवसर खो दिया। तो अंदर से उनको था कि भाई कैसे भी इस संस्था को लपेटना है। इसी कनेक्शन में इन्होंने आरएसएस को लाके खड़े करने के चक्कर में एक तरीके से प्रमाण भी इकट्ठा करना हो जाता अगर हिंदू टेरर का नैरेटिव करके कुछ बजरंग दल और आरएसएस वर्कर्स को इसमें इम्प्लीकेट कर देते, तो उनका नैरेटिव भी के लिए वो मटेरियल भी मिल जाता। ये सारे एक बहुत बड़ा लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, ये मैं कहता हूं। जब मैं आपकी किताब पढ़ रही थी तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई थ्रिलर पढ़ रही हूँ, यू नो, इट सीम्ड एज इफ आई एम रीडिंग अ थ्रिलर।
अगला थ्रिलर आ रहा है। जी, डिसेप्शन। ऑलरेडी I'm waiting for that. Yes, yes, इट इज yes. I'm अवेलेबल। waiting for that book. आप बुक कर सकते हैं, अमेज़न में अवेलेबल है। मेनी पीपल हैव रिसीव्ड इट ऐसे फीडबैक। इट इज पब्लिश्ड बाय ट्रूनिकल, न्यू पब्लिशर, नया। जी, जी, बिकॉज आपको ये बता दूं कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जी, कि मेरा जो पहले स्क्रिप्ट जो है काफी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। जी, तो एक ही पब्लिशर तैयार हुई थी, तो इसलिए मैंने उससे करवाया। आज मैं क्या करता हूँ, मेरा जो भी काम है, जी, जो भी हमारे तरीके के, जो हमारे साथ जो आइडियोलॉजिकल मैपिंग रखते हैं, मैचिंग रखते हैं, ट्रूनिकल इज ए ट्रू सनातनी ऑर्गेनाइजेशन। जी, We formed a true Sanatani organization, and somebody from NRI and also diaspora people have also joined it, जी, and they have started the organization. जी। गरुड़ा से है शायद आपकी, गरुड़ा गरुड़ा सनातन से सामू। भी है, गरुड़ा हाँ, से भी है। सनातन सामू। वो भी सनातन साहू है, सनातन सानू, हाँ, संक्रांत सानू। हाँ, सॉरी, उनसे संक्रांत भी है। सानू। उनसे एक और किताब आ रही है, क्योंकि मैंने कई ब्लॉग्स लिखे थे। जी, जी, जी। I wrote several blogs in 2018-19, and all of them have come true, Oh, including the farmers' protest. oh, that's so interesting. Very, very interesting. I have given कि इसको कंपाइल करके एक बढ़िया सा लाओ। गरुड़ा वाले वर्क कर रहे हैं इस पे। और निकाह हलाला एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। Oh, okay. तो ये सारी चीजें लेटर ऑन मेरे एडवर्सोरियल इंडिया टुडे ने पब्लिश किया था कि ये निकाह हला के अंदर ऐसे ऐसे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है। So there are many blogs which have come true. I said compile that. I have given them the compilation. Oh. It's almost यहाँ 300. जी, तो यहाँ पे that, मैं एक अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली बताना चाहूंगी कि जब ये 26/11 हुआ तो बड़ी सरप्शसली एक डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन पाकिस्तान गया हुआ था। वहां पे एक ऑफिसर इम्प्लांट किया गया जिसने डिले कर दिया। आप अकेले शायद दिल्ली में थे, आपको लखनऊ भेज दिया गया, जो केस आपसे ताल्लुक भी नहीं रखता था, लेकिन आपको वहां भेज दिया गया। जब 25/11 को होम मिनिस्ट्री वाज एम्प्टी, आप जब गए 9:45 पे, आप लिखते हैं 9:45 पे जब आप गए तो आपको शायद एक और पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने आपको मेरे ख्याल से गाड़ी दी और जिन्होंने आपको फैसिलिटेट किया आने में। ये होता है पूरा। देन एनएसजी के कमांडोज है, उनको डिले किया जाता है, बोला जाता है। वो आपने एक जगह लिखा है कि वो उनमें से एक ने बोला था कि ठंड में बैठे बैठे हमारे पांव अकड़ गए थे। एनएसजी के कमांडर बैठे हुए हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता है। बॉम्बे जब पहुंचते हैं तो बॉम्बे में फिर उनको डिले किया जाता है। इस तरीके से हम 7-8 घंटे जो बहुत क्रूशियल घंटे थे वो लूज कर देते हैं और बॉम्बे में तबाही मचती रहती है। Once this is all done, फिर आपके ऊपर उनका कहर बरपता है। आपको मेरे ख्याल से 30 दिसंबर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 30 दिसंबर को आपको किडनैप करने की कोशिश की जाती है। और शायद वो किडनैपिंग इसलिए की जा रही थी कि आपको कसब के एक्सचेंज में, आपके एक्सचेंज में कसब को उनको दे दिया जाए। देन बीइंग अ सीनियर ऑफिशियल यू आर टॉर्चर्ड। आपने ये बात बहुत कम लोगों को बताई है, लेकिन somehow in my research I got you are tortured, such a senior person, you are tortured। और आपको सिगरेट बट से जलाया जाता है। आपको इतना हाउंड किया जाता है कि आप एक मंदिर में आप पूजा करते हैं, शायद अभी भी करते हैं, तो आप वहां थे तो वहां सीबीआई के लोग पहुंच जाते हैं और आपको भागना पड़ता है। इस तरह की हाउंडिंग, इस तरह का टॉर्चर, इस तरीके का विंडिक्टिवनेस, अब 5-10 मिनट में अगर इस सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बता। देखिए, किडनैपिंग के बारे में अब जोश ने भी मेरी किताब पढ़ी है, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है कि कैसे दैट डे आई गॉट लेट इन द ऑफिस, मेरा मूवमेंट सारा एक्सप्लेन किया है। मैं वापस आते आते कोई और कोलीग था, उनको छोड़ के मेरे को आना था, तो मैं छोड़ के वापस आ रहा था तो मोटरसाइकिल्स में मेरे साथ पीछे लोग लग गए। तो मैंने कहा, कई बार क्या होता है कि दिल्ली की सड़कों में
कुछ गुंडे उंडे रात को घूमते रहते, बस जरा 11:30 और 11:50 जी ऐसे ही कोई होंगे तो मैं पुलिस से हेल्प लूंगा। तो एक पुलिस पोस्ट में गया था। उस पुलिस पोस्ट में पता नहीं कौन थे, उन्होंने न केवल मेरा कंप्लेंट नहीं अटेंड किया, मेरा पर्स फेंक दिया था और उसमें से जितने पैसे थे पुलिस वाले ने ले लिए। देन आई केम होम, कैसे तैसे करके। वो लोग जब मैं पुलिस पोस्ट में बात कर रहा था तो एंटर भी नहीं करने दिया था। आप तो उस दिन उन दिनों अगर आप द्वारका में आते रहे थे आईजी यूनिवर्सिटी में, तो आप पुलिस फोर्स का लोकेशन भी जानते और उसका स्ट्रक्चर भी जानते कि इट कुड नॉट हैव एंटर्ड। गेट पे ही रख के हैंडल किया। आई केम आउट और जैसे विद इन विस्कर में मेरे को एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी मिली, मैं दोबारा जाके गाड़ी में बैठा और पागल जैसे गाड़ी चला के अपने सोसाइटी कंपाउंड में घुस गया। ये तो 30 दिसंबर की बात है। It was reported to our friends in Ministry of Home Affairs. तो गृह सचिव कहने लगे कि ये मंत्री के नोटिस पे आना चाहिए। तो मंत्री के नोटिस पे लाने के लिए हम कमिश्नर को लिखेंगे, उससे पहले मंत्री के नोटिस पे लाओ। और मंत्री ने चिदम्बरम जी की बात कर रहे हैं आप इस वक्त? 15 दिन उन्होंने वेट किया मंत्री ने, फिर जाके क्लियर करके फाइल भेजा, उसके बाद चिट्ठी गई थी। तो खैर फिर 6 महीने बाद पुलिस वाले लिखते हैं एक रेस्पॉन्स, जो मैंने अपने किताब में उसकी एक प्रति लगाई है। उस रेस्पॉन्स के आधार पे जाएंगे तो जिस वक्त मैंने पुलिस पोस्ट पे दरवाजे खटखटाए उस वक्त उसी समय उनके, आप पूरा लेटर संपूर्ण तरीके से पढ़िए, कोई भी पुलिस कर्मी वहां उपस्थित नहीं था। ये न केवल मेरे सुरक्षा की बात है, एक पुलिस स्टेशन में कुछ तो अंडर ट्रायल्स होते हैं, कुछ इंट्रोगेशन के लिए कस्टडी में होते हैं, कुछ एविडेंसेस के समान होते हैं। इन सबको अबैंडन करके सारे पुलिस वाले ड्यूटी पे चले गए, फील्ड वाली। ये क्या आप मानने वाली बात है? बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने कुकअप करके भेज दिया और साइड से मुझे किसी गोपनीय संस्थाओं के बड़े अधिकारी ने कहा कि दिस वाज द स्टोरी। उस दिन तो ठीक है, वो फेल हो गया। एक तो 30 दिसंबर का एक बात, आप तत्वों के आधार पर देखेंगे तो 30 सितंबर को तक पाकिस्तान ने कसाब को अपना नागरिक नहीं माना था। 7 या 6 जनवरी 2009 को ही उन्होंने माना था। तीसरा, इसकी तैयारी इतनी संपूर्ण रूप से किया था कि एक बार मैरियट होटल इस्लामाबाद में आग लग गई थी टेरर अटैक से नीचे। उसका रिकंस्ट्रक्शन के बाद 30 दिसंबर को उसका रिकंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन हुआ था, उन्हीं दिनों 30 से 31 दिसंबर को, और वहां कुछ इंडियन जर्नलिस्ट को बुलाया गया था। So that because it was not to re-inaugurate the Marriott Hotel, nothing happens in Pakistan without the ISI and the Chief of Military. It was उसी वक्त ये मैसेज आएगी और इसको एक बहुत बड़ा कवरेज करने के लिए इधर उधर सब करते करते पूरा नरेटिव। अब समझ रहे ना, उन दिनों एक मैरियट होटल का पुनर्निर्माण के बाद जो इनॉग्रेशन का जो प्रोग्राम रखा गया था उन्हीं दिनों रखा है। और कुछ इंडियन जर्नलिस्ट गए भी थे, और ये संज्ञान इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन इंडियन जर्नलिस्ट गए थे कि एक बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन चैनल के डायरेक्टर, पता नहीं उन्हीं दिनों के बाद किसी संदर्भ में उन्हें कहा था इमरान खान को एक लीडर ऑफ वॉर ऑन टेरर के उनको डिक्लेयर किया था। और वो 17 या 18 जनवरी 2009 को 26/11 के 2 महीने नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था इन हेडलाइंस टुडे प्रोग्राम में वीडियो में मिल जाएगा, 2009 जनवरी की बात। तो इसी वजह से कई चीजें जुड़ती हैं। खैर वो तो इससे रिलेवेंट नहीं है, बट
इंडियन मीडिया कहां तक गिर सकता है। कहा पाकिस्तानियों के साथ साजिश में था, ये आपको पता लग जाता है कि वो जो आदमी हफीज सईद के सपोर्ट में खड़ा हुआ था, पश्चात 2012 में उस हफीज सईद के साथ कोलैबोरेशन में इलेक्शन भी लड़ा था, उसको तो वॉर ऑन टेरर का लीडर बनाते हैं, इमरान खान को। तो एक नैरेटिव सेटिंग में ये सारे जुड़े हुए थे, सारे बिंदु एक एक तरीके से मोहरे थे, ये सब मिले हुए थे। So another question which I want to ask, that it is very obvious that our government structures were compromised, and they were compromised at many levels. What do you have to say about Indian bureaucracy? देखिए, इंडियन ब्यूरोक्रेसी भी उसी इकोसिस्टम से आता है जिसमें से हम अभी मैं थोड़ी देर पहले बात करते हैं जी। दूसरी बात, कहने के लिए सारे ब्यूरोक्रेट कहेंगे वी वर्क इन अ पॉलिसी एनवायरनमेंट, जी जी, परंतु हिंदू टेरर प्रूव करने के लिए कई चीजें उन्होंने साथ दिया। मेरा डिसेप्शन के जो किताब आ रही है, इसमें ऑल्दो फिक्शन है, एक तरीके से काल्पनिक किताब है, मगर काल्पनिक किताब में भी जो सत्य है उससे दूर नहीं हो सकती। तो आधार उसका सत्य ही होता है, सत्य के अंदर ही कल्पना होती है। तो उसमें आपको काफी कुछ इसको उनमें दृष्टिकोण मिल जाएगा कि कैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी में अगर किसी ब्यूरोक्रेट का, देखिए इंडियन ब्यूरोक्रेसी दूसरे हाथ बंधी हुई है। दो तरीके के ब्यूरोक्रेट होते हैं जो साफ साफ खड़े होते हैं, जो अपने सिद्धांतों के लिए, भारत के लिए साथ खड़े हैं, और दूसरे तरीके वो कहते हैं अपने प्रमोशन और प्रोग्रेस और अच्छे पोस्टों के लिए खड़े होते हैं। वो जो प्रोग्रेस, अच्छे पोस्टों के लिए, अपने जो स्वार्थ के लिए खड़े होते हैं, उनका नंबर कई गुना ज्यादा है, और जो स्वच्छ और भारत और देश, धरती, धर्म और देश के लिए खड़े होते हैं, उनका जो संख्या है बहुत ही कम है और भी कम होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल फॉलो करते हैं। एक ने पूछा, आर.के. सिंह साहब ने होम सेक्रेटरी होते हुए उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा हिंदू टेरर है। मैंने कहा जी ऐसा है, एक ब्यूरोक्रेट, एक कोई भी अधिकारी होता है, अधिकारी वर्ग का एक है कि जो भी हमारे संज्ञान में है, अनुमोदन से पहले मंत्रियों के और राजनीतिक नेतृत्व जिसका है, कैबिनेट कमेटी है, मंत्रिमंडल समितियां बनी हुई हैं, इनके आगे रखना होता है। उसके पश्चात भी अगर कुछ निर्णय वो अपने तरीके से लेते हैं तो बाकी जो अधिकारी होते हैं उनको अवहेलना करना एक आचार्य संहिता का उल्लंघन है, कंडक्ट रूल्स, और इसलिए उनको सिर्फ बोलना पड़ता है ऑफिशियल स्पोक्समैन, और यही हुआ था। परंतु मैं एक चीज बड़ा बता दूं कि इसका प्रमाण भी आपको मिल जाएगा। जून 2016 में न्यूज़ टीवी में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें उन्होंने आरटीआई रिप्लाईज को कॉपी लेके, नोटिंग्स के कॉपी लेके टीवी में दिखाया था। देखिए, मेरा जो ट्रांसफर हुआ था इंटरनल सेक्रेटरी काउंटर टेररिज्म से, जून 2010 में हुआ था, और पहली बार फॉर्मली औपचारिक तरीके से किसी फाइल में अगर टिप्पणी हुई है तो टिप्पणी हुई है पहली बार औपचारिक तरीके से, वो 17 जुलाई 2010 को हुआ था जी। वो भी एक निराधार तरीके से किसी अधिकारी ने ये टिप्पणी की थी कि there are some Hindu terror groups also, there are some cases of Hindu terror groups also, सिर्फ फाइल नोटिंग। पर उस बेसिस पे फिर चिदम्बरम साहब भी बोलने लगे, ये दारुल उलूम जो इधर सहारनपुर के पास है,
देवबंद। देवबंद। और बाद में शिंदे साहब भी बोले और ये भी बोले, वो सब कुछ बोलने लगे। 2010 में ही राहुल गांधी भी जाके बोले थे। ये बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बिंदु है हिंदू टेरर के इतिहास में। ऐसे ही कई आपको प्रमाण मिल जाएंगे कि जब तक हम वहां पर उपस्थित थे, मैंने कहा भाई ये फॉर्मल। एक और बहुत मुख्य प्रमाण है कि देखिए, सांसदीय प्रश्नों का उत्तर में हमेशा तत्व ही किया जाता है, नहीं तो एक प्रिविलेज बनता है, आपको अरेस्ट तक, जेल तक, सेंटेंस तक फेस हो। उन तत्कालीन जितने भी सांसदिक प्रश्न का उत्तर दिए गए थे इस संदर्भ में, एमएचए का लोकसभा या राज्यसभा दोनों का वेबसाइट देखिए, होम मिनिस्ट्री से कितने सांसदिक प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे। सब जगह हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज टेरर एक्ट्स में यही लिखा गया था, पाक पीओके बेस्ड ISI स्पॉन्सर्ड groups and outfits are responsible for these terror attacks. इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। ये सांसदिक प्रश्नों में गया। अच्छा, फिर कई जगह कोर्ट्स के अंदर वचन पत्र, मैं हलफनामा एफिडेविट, उसको मैं वचन पत्र कहता हूँ, वही उचित टर्मिनोलॉजी है, तो इसलिए मैं वचन पत्र ही कहता हूँ। उसमें वचन पत्र में मैंने कई वचन पत्र साइन किए हैं जिसमें ये कहा गया कि किसी वचन पत्र में हिंदू टेरर का नाम नहीं, न कोई। आज जब मेरे कार्यकाल में कोई भी गोपनीय संस्था ने ऐसा कोई भी इनपुट नहीं दिया, ये सब पक्का है। तो हिंदू टेरर क्यों लाया गया था, किस लिए लाया गया था, ये तो तत्कालीन मंत्री, 3 मंत्री थे जिन्होंने योगदान दिया हिंदू टेरर नैरेटिव को। एक तो आपने जैसे बोला था दिग्विजय सिंह तो मंत्री नहीं थे, वो तो एक नेता थे। हाँ, शिवराज पाटिल, जिसको आगे ले गए पी चिदम्बरम, इसको बिल्कुल ही उस पे ले गए, शिखर पे ले गए थे सुशील कुमार शिंदे। एक तो हिंदू टेरर। जहां तक हरासमेंट की बात है, वो हरासमेंट इशरत जहान केस में मैंने जो वचन पत्र दिए थे, पहला वचन पत्र मेरे खुद के संज्ञान में कुछ के प्रमाणों को देखते हुए मैंने बनाए थे, जिसको पी चिदम्बरम जी ने अनुमोदित किया था। अनुमोदित करते हुए इन्होंने ये भी कहा था कि लॉ सेक्रेटरी, विधि सचिव से भी इसको दिखाते, उन्होंने भी अनुमोदित किया था। फिर 6 अगस्त 2009 को मैंने इसका समर्पण गुजरात उच्च न्यायालय में किया था। फिर चिदम्बरम जब ये बची बाहर आ गई, तत्कालीन गुजरात के मंत्री थे जयनारायण व्यास, उन्होंने टीवी में मेरा हलफनामा जो है दिखा दिया। तो उसके बाद चिदम्बरम जी ने बोला कि फाइल वाइल मंगाए। उसके बाद हम अधिकारियों ने कभी फाइल नहीं देखी। बीच में एक नोट आया था कि पहले इसको तुम अटॉर्नी जनरल से कंसल्ट करो। जब पता चला अटॉर्नी जनरल दिल्ली में या लंदन में है, तो उन्होंने कहा मैं बात कर लूँगा, आप जाके इसको समर्पित कर दो। इसी वचन पर जो चिदम्बरम जी ने तैयार किया था, चिदम्बरम जी ने मसौदा तैयार किया था, उसको जाके मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा अगर मैं नहीं करता, इसलिए मैं जाके दोबारा भी समर्पित कर दिया। You have come on TV saying this. Yes, yes. रिपब्लिक भारत पे शायद आप आए। नहीं, रिपब्लिक भारत, टाइम्स नाउ, कई टीवी चैनल में। जी जी। तो एक तो ये बात रही, और अल्टीमेटली मैंने जो कहा था वही कोर्ट ने 31 मार्च 2021 को कहा है। आप हमारे दर्शकों के लिए अगर एक बार इशरत जहां के केस को थोड़ा सा समराइज कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस केस को इतना विभिन्न दिशाओं में घुमाया गया है कि लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है केस। अगर आप थोड़ा सा इस केस को समराइज कर दें। हाँ,
Ishrat Jahan was a terrorist. She was recruited by Muzammil Butt, a Pakistan, who was being handled by the ISI. Ishrat Jahan was a Fidain. She was recruited to, as the entire plan was to assassinate the then Chief Minister of Gujarat and the then Home Minister of Gujarat, which is the present Chief Minister and present Home Minister of Gujarat. ये fact and it has been validated and proved by in the court of law. She and her accomplice, another Indian who had two passports. He was Pranesh Kumar Pillai, who converted and married some Muslim girl and also radicalized and became Javed Ghulam Mohammad Sheikh. In dono, both of them and two more people were traveling in a car to accomplish the mission of the assassination of these two people. उससे पहले जो हमारे पास जितने भी प्रमाण थे उसमें यहाँ तक कहा कि उन्होंने कहाँ से मोबाइल फ़ोन फरीदाबाद से कर परचेज किया, लखनऊ के पास कहीं इब्राहिमपुर में जाके ठहरे, वहाँ से आर्म्स लिया, हर चीज़ का प्रमाण था। ये सारी चीज़ मैंने वचन पत्र में डाला हुआ है। 6 अगस्त 2009 का जो अफिडेविट है, आई पुट ऑल ऑफ दिम इन द बिफोर द कोर्ट. Notwithstanding, they came to, and when they were coming from Nasik in a blue Indica car, which is all shown all over the photographs and all. सूरत में इनकी गाड़ी खराब हुई, शक्ति गैरेज के एक गैरेज में उन्होंने 8:30 बजे वहां से 8:30-9 बजे के करीब वहां से निकले गाड़ी ठीक करा के. अच्छा, इंटेलिजेंस वाज ऑलरेडी देयर विद देम, विद द गुजरात पुलिस, एंड दे वर वेटिंग कि ऐसा कोई आ रहे हैं. उनका मूवमेंट्स वगैरह सब थे. दे वर वेटिंग आउट द आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद सिटी, and when they were surrounded by the policemen, they, as per the Forensic Sciences Laboratory report of Gujarat, they opened the fire first. The policemen who were tortured later on by different courts, they only fired in retaliation, right to self-defense. परंतु पूरा नरेटिव को इन्होंने फेक नरेटिव, फेक एनकाउंटर बना के, I was the first person who told publicly on the TV that it was a crossfire and not a fake encounter. It was not even an encounter, it was a crossfire. They fired first. We have seen the reports. That's why I know it. 1 December, अच्छा ये फिर उसकी माँ और उसके जो प्रणेश पिल्लई के पापा गोपीनाथन पिल्लई और इशरत जहान की माँ शमीमा कौसर, ये कोर्ट में लड़ते गए कि मेरे बच्ची को मार दिया, फेक एनकाउंटर था, जस्टिस चाहिए, हमें कंपनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए, वो ये सब. तो हाई कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हलफनामा फाइल करे. इसी संदर्भ में मैंने दोनों वचन पत्र सबमिट किए थे. फिर 2011 में उसका परिणाम क्या हुआ कि 2011 1 दिसंबर को एक हाई कोर्ट के एक जज ने और आदेश दिए एक SIT कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. जज के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, परंतु जज के अगर मैं बता दूं, आप बता दो तो आप बता दो तो ठीक है, आप बता दे तो ठीक है. वो जो जज थी, वो जज साहिबा थी, वो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो कई टर्म्स रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह की सुपुत्र. तो खैर वो उन्होंने एक SIT फॉर्म के लिए, ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि एक SIT में एक विक्टिम के चॉइस का पुलिस ऑफिसर को इस SIT में नॉमिनेट किया गया. उनका नाम था सतीश वर्मा. और उसी सतीश वर्मा ने अपने खुद के, मैंने कई बार लिखा है कि वो सब बाकी जितने भी पुलिस ऑफिसर उनसे लड़के उनको फ्रस्ट्रेट करके भगा देता था और पूरा SIT का कंट्रोल ले लिया. 2013 में जब उन्होंने मेरे को बुलाया था स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने किसी को वचन दिया है और उस डायरेक्टर CBI तत्कालीन का प्रॉमिस है, आज वो भी नहीं रहे हमारे डायरेक्टर CBI जो तत्कालीन, जिन्होंने किसी को वचन दिया है
कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को मैं अंदर करूंगा और आपको इसमें मेरा मदद करना। मैंने कहा मैं सत्य के साथ खड़ा हूं और तो कुछ करूंगा नहीं। तो उसी संदर्भ में मेरे को सिगरेट से प्रताड़ित किया गया था, मेरे पैंट जला दिए गए थे कैसे तैसे करके। फिर अल्टीमेटली मैं कैसे बच के आया, ये तो ईश्वर की कृपा मेरे साथ है, इसलिए मैं आ गया वापस। ये होने के बाद भी काफी दिन तक ऐसा ही नरेटिव चलता रहा कि मणि झूठ बोल रहा है। ये तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने एफिडेविट फाइल किया था 19 अगस्त 2014 को। उसके बाद सब उठ के खड़े होने लगे और मैंने जो मेरे साथ जितने भी मेरे साथ प्रताड़ना हुई थी उसका भी विस्तार देते हुए मैंने एक वचन पत्र सुप्रीम कोर्ट में किसी संदर्भ में फाइल किया। ये इशरत जहान का केस। और अल्टीमेटली इशरत जहान में मैंने जब सब जो भी कहा ये सत्य जो है प्रमाणित हुआ था। जो जज थे, सीबीआई स्पेशल कोर्ट जज थे, जिन्होंने 31 मार्च 2021 को अपनी निर्णय सुनाते हुए लगभग वही लिखा है जो मैंने अपने समर्पण पत्र में लिखा था। इसलिए उस चीज का मुझे आज भी हर्ष है और ज्यादा उसमें अपील की भी कोई ज्यादा स्कोप नहीं है। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछना चाहूँ, जैसे आर के सिंह जी थे जो उस समय आपके वरिष्ठ अधिकारी थे, कृपा शंकर जी हैं जिन्होंने रचयिता ही बोला जाता है हिंदू टेरर के बारे में तो मैंने बोल दिया था कि देखिए जो किस संदर्भ में बोला मुझे पता नहीं, मगर अगर कैबिनेट के डिसीजन के बाद बोला है तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वो सिर्फ उनका अपना काम कर रहे थे। मगर अगर कैबिनेट में प्रपोजल जाने से पहले उन्होंने इस मामले में टिप्पणी की है कि ऐसा कोई हिंदू टेरर नहीं है, उसको ओवर राइड करते हुए, सुपरसीड करते हुए कैबिनेट ये डिसीजन लेती है कि नहीं हिंदू टेरर भी है, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं। He was just doing his duty as a civil servant. As a civil servant. क्योंकि वो सिर्फ बिकॉज भारत सरकार में किसी भी सेक्रेटरी द चीफ ऑफिशियल स्पोक्समैन ऑफ हिज ओन डोमेन, तो जो भी कैबिनेट निर्णय लेती है उसको प्रेस के सामने बताना उनका दायित्व है। तो भी इस संदर्भ में आपको पकड़ना पड़ेगा। बाकी कृपा सिंह जी भी कोई ऐसा नहीं है, वो भी इसी सेक्युलर ग्रुप के हैं। ये भी जहां तक मेरा संज्ञान है इनका भी कोई भूतपूर्व अच्छा नहीं है, कोई राष्ट्रवादी प्रकृति के नहीं है। तो किस संदर्भ में कहां से किसको पकड़ के बीच भाजपा में आए तो इसका मुझे कोई संज्ञान नहीं है। मैं पॉलिटिक्स में, सियासत में, राजनीतिक के ऊपर, मैं राजनीतिक लोगों के ऊपर ज्यादा मेरी रुचि ही नहीं है। परंतु अगर कहीं पे भी मुझसे कोई पूछे तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हैं इनके बारे में। मणि जी, आज हमारे साथ नीलेश भाई भी हैं और कुछ प्रश्न भी हैं अब हमारे पास आ गए हैं। नीलेश भाई आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? मनीष सर, जय गणेशाय नमः। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है जो आजकल हम लोग अभिज्ञ थे, हम लोग को मालूम नहीं था, नॉलेज नहीं था, और थ्रू दिस चैनल पब्लिक को सबको मालूम पड़ेगा तो पब्लिक जानेगी। आप दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू, योर देशभक्ति, योर नेशनलिज्म। अभी मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है और वो मैंने शायद आपसे कभी बात भी किया था, वापिस आज जानना चाहूंगा, और आप ये हमारी चैनल के माध्यम से लेट पीपल नो कि आपने बहुत अहम रोल निभाया था। नरेंद्र मोदी जी अभी जो हमारे पीएम साहब है उस टाइम गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर उस टाइम गुजरात के होम मिनिस्टर थे, उसको बचाने के लिए आपने बहुत अहम रोल बजाया था। तो उसके बारे में थोड़ी लाइट डालिए तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू। किस संदर्भ में? वो इशरत जहां के केस में एसआईटी जो बनाई थी उसमें फंसाने के लिए लोगों को बहुत कोशिश वो तो उनका मैंने कह दिया ना कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी को अंदर करने का ही उद्देश्य था। सफेद दाढ़ी यानी नरेंद्र मोदी और काली दाढ़ी यानी अमित शाह। अच्छा, ये तो सतीश वर्मा जी बता सकते हैं, उन्होंने यही मेरे को कहा था कि एसआईटी में मैं घुसा हूं इसलिए कि मुझे मेरे डायरेक्टर सीबीआई ने प्रॉमिस किया किसी को
सतीश शर्मा के बारे में मैं थोड़ा जानता हूँ क्योंकि मैं पोरबंदर हूँ, उसका पोरबंदर पोस्टिंग हुआ था, तो उसके बाद में उसके ऊपर भी इंक्वायरी हुई। एनकाउंटर का केस है। तो प्रश्न मेरा सिर्फ यही है कि कांग्रेस इज आउट ऑफ गवर्नमेंट, नॉट आउट ऑफ पावर। तो इस स्थिति में पावर आज भी कहीं ना कहीं हमें विजुअली एक पोस्टर बॉय की तरह हम पीएम को वो रखे हुए हैं और होम मिनिस्टर को, मगर सिक्का आज भी उनका चल रहा है। तो इसके लिए, और मे भी उनको पता भी नहीं है कि नीचे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर दिन में कई करोड़ फाइलें बनती हैं, वो नहीं पढ़ सकते। पढ़ने वाले फिर वही आईएएस हैं या वो ऑफिसर है जो कांग्रेस के टाइम के भर्तियां या उनके बच्चे हैं। इसमें मनी साहब आपसे मेरा ये सवाल है, ये सब होते हुए इसमें आप क्या रोल कर सकते हैं और देश को और मेरे जैसे लोगों को क्या रोल करना चाहिए? देखिए, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल जो भी है, कैसे भी है, ये एक बड़ा लॉपसाइडेड रूल है। जी जी। आर्टिकल 32, 312, 311, और आपको कई ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिनकी जो आस्था है, निष्ठा जो है, आज भी कांग्रेस की तरफ है या लुटियन इकोसिस्टम की तरफ ज्यादा रहती है। उनका सोच, उनकी जो काम करने का शैली, कार्य शैली वगैरह सब उन्हीं की तरफ से ज्यादा है। खान गैंग एंड खान मार्केट एंड खान गैंग आपने बोल ही दिया। उसके अलावा आज भी ठीक है, अभी भी 70-80% लोग ऐसे ही हैं जिनके ऊपर देखिए प्रधानमंत्री हर समस्या का समाधान नहीं कर सकता। ये आपको मैं सच्चा बता दूं कि भाजपा पार्टी के अंदर भी अब ऐसे लोग काफी आ गए हैं। जी जी। जिनकी जो निष्ठा है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी में मैं दखल नहीं देता, परंतु आज ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनकी निष्ठा आज भी कांग्रेस इकोसिस्टम के साथ है। और वही लोग मैं बताता हूँ, इंडिया ऐसा जगरनट, एक रथ चल रहा है। इस रथ को सिर्फ 2 ही घोड़े खींच रहे हैं, बाकी सारे घोड़े बंधे तो हुए खींचने के लिए, मगर आंखें बंद करके ऐसे ही मोमेंटम में चला रहे हैं। घोड़े तो दो ही है। जी जी। ये हिंदुस्तान का वास्तविकता है। इसमें देखिए, आप कई जगह आपको पॉलिटिकल ब्लंडर्स भी मिलेंगे, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, परंतु जैसे कृपा सिंह जी के आपने बात की, उनको इसके अंदर लाना, या एक उससे पहले एक नरेश अग्रवाल जी थे, उनको भी भाजपा, ऐसे कई लोग हैं। मुझे इसलिए ये डिस्टर्बिंग लगता है कि आप 2018 संडे गार्डियन 22 अप्रैल 2018 में मेरा एक इंटरव्यू छपा है जी। उस इंटरव्यू में ये लिखा गया, मेनी पॉलिटिशियंस, bureaucrats, judges, media fellows, public sector chiefs have been honey trapped by ISI through several ways, and many of them have even got into illegal wedlock with women who were later on traced to Karachi call girl market. ये मैंने लिखा है। There's an interview, very clear cut, and it has gone unchallenged because everybody knows it. और उसका मूल रूप से एक स्टूडेंट ब्रिगेडियर का लड़का जिसको इन्होंने हनी ट्रैप किया था, विशाल उपाध्याय, कैसे स्पेंडिंग ए सेंटेंस इन पुणे जेल, तो उसके संदर्भ में मैंने पूरा उनको काफी कुछ दिया था। इट इज ऑल अवेलेबल। तो ऐसे लोग भी आज भाजपा में घुसने के प्रयास कर रहे हैं, और भाजपा के लोग विदाउट ड्यू डिलिजेंस अपना नंबर बढ़ाने के लिए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इसी तरीके के ब्यूरोक्रेट्स वो सर्वाइवर्स हैं, अपने स्वार्थ के लिए, उनको देश से, धरती से, धर्म से कुछ नहीं लेना, वो सर्वाइवर्स हैं। वो आज अच्छे अच्छे पोजीशंस में आके बैठ जाते हैं, और ये भी एक बड़ा डिस्टर्बिंग बात है। तो ऐसे कंसीक्वेंस, इनका लॉयल्टी आज भी किसी और के साथ रहती है, हमारे देश, धरती और धर्म के साथ नहीं है। उनकी लॉयल्टी जो है, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। गोधरा 2002 में, गोधरा में जब दुर्भाग्यवश एक हादसा हुआ था, उस वक्त एक डीएम थी, जो भी थी डीएम,
2004 में यूपीए सरकार आने के बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी। उस नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शी बिकेम द डायरेक्टर एंड शी बिकेम द ओएसडी टू एनएससी चेयरमैन। फिर 2009 में वापस आके ये अपने आप को एनडीआर करने के लिए उसने गोधरा के ऊपर पूरा स्टेटमेंट बदल दिया जी। एंड नाउ शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट इन द वेरी क्लोज टू द पीएम एंड ऑल बिकॉज़ कमिंग फ्रॉम गुजरात कैडर। देखिए ये चैमलियन है, ये ऐसे लोग हैं। जी जी। आप क्या कर सकते हैं? मैं ब्यूरोक्रेट्स निष्ठा भी नहीं है और मजबूरी भी है, क्योंकि उनकी वीडियोस तो कांग्रेस के पास पड़ी हैं। ये भी एक सही है, जैसे मैंने अभी जो बोला हनी ट्रैपिंग का। जी जी, हनी ट्रैप। दूसरा ये है, ब्यूरोक्रेट्स को छोड़िए, एक हमारे चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, जिनके साथ आरूसा बेगम एक बड़े समय रही, जो जिनकी पूरी हिस्ट्री सब जानते हैं। अब कल को अब ये सुनने में आ रहा है कि वो जंप करके बीजेपी में आना चाहते हैं। तो अगर इस तरह के लोग आते रहेंगे तो बीजेपी तो नहीं रहेगी। बट मेरा सवाल यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी का है, ये तो इसके लिए क्या सरकार अप्लाई कर सकती है? देखिए, अमेरिकन फॉर्मेट में ले आए। जी जी। हायर ब्यूरोक्रेट्स ऑन you repeat this 309 to 312 and all that. Hire tenure based hiring करो, continuity फिर भी रहेगी। Lower bureaucracy is not going to change, but the critical strategic cutting level bureaucracy, decision making, advising the prime minister and all, that should be taken away from the permanent bureaucracy who are seethed in corruption, जिनकी सारी वीडियो उनके स्विस बैंक अकाउंट तक नंबर 10 जनपद के पास होगी। जी जी। कई बार तो आपको आई नो पर्सनली ऑफ अ पर्सन जिनके जो एक्टिविटीज केरला हाउस में, बिकॉज वेरी क्लोज टू ड्यूरिंग दोज डेज, केरला और बाकी स्टेट हाउसेस में काफी कुछ गड़बड़ करते थे। ये सारी वीडियो बन के AICC लाइव 24 अकबर रोड में है। ऑफिसर्स की, वो नॉट ओनली अपने कोलीग्स को भी लाता था, एंजॉय करवाता था, उनके जो सारी वीडियोग्राफ्स हैं वो, और पैसे भी लिया था, सब कुछ, वो सब 24 अकबर रोड में। हाँ, वो 10 ब्यूरोक्रेट हाउ कैन ही गो आउट अगेंस्ट द कांग्रेस एंड सपोर्ट द नेचुरली वो वीडियो 10 नंबरियों के पास भी जाता था। हैं? वो 10 नंबरियों के पास भी जाता था। हाँ बिल्कुल। तो 10 नंबरी में भी 24 अकबर रोड और 10 नंबर तो पास ही है। तो दिस इज द इकोसिस्टम ऑफ दिस इज द पेनिट्रेशन which the INC has done it. This is the level of penetration, unbelievable. और इसको अप्रूव करने के लिए यह है कि 5 साल तक कोई भी IAS ऑफिसर JS से ऊपर नहीं बनेगा, सेंटर में नहीं बनेगा, और जितने भी एडिशनल सेक्रेटरी डबो हैं बाहर से आएंगे, हमारे आदमी आएंगे और हम लाएंगे। देखो, अश्विनी वैष्णव जैसे कॉम्पिटेंट लोग 50 होंगे। Let them come and take over the secretary level positions. जी जी. Let them come and take over the additional secretary level position, financial advisors position. So see, there are very good chartered accountants with the BJP. There is no shortage of them. उस तरीके से लाओगे लीडरशिप, सेकंड एंड थर्ड टायर लीडरशिप भी जब तक उनके हाथ में नहीं दोगे, और जब तक तुम ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू अचीव व्हाट। और basic qualification for any cabinet offer of a cabinet position in the BJP should be 15 years in the BJP. ये नहीं कि कल आए और 15 दिन में आप कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग वगैरह बंद कर देना चाहिए जी। ऐसे तरीके से इंटरनल गाइडलाइन। अदरवाइज जैसे सिंह साहब ने कहा, हमारे दोस्त हैं, कि एम्बेसडर की गाड़ी नहीं बनानी तो स्लीक बना दे, तो बाकी सारे भी ऐसे ही हैं। Mayawati also allowed the district court blast to happen. जी जी. Law and order and women's safety during Akhilesh Singh Yadav's position was absolutely disgusting. आपको, I will tell you one thing, what was happening, छोटे छोटे कस्बे, रामपुर, बरेली, छोटे छोटे कस्बों में, बदाऊं वगैरह में, मेन स्ट्रीट के अंदर, वो आपने यूपी में देखा होगा, साइड में वो, what you are also from यूपी, विजेता जी, साइड में ना वो रेडी लगा के चिकन वगैरह बेचते हैं। These fellows will go in a bolero car, some 10 गुंडास,
You may also must have seen this in your hometown. जी 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 शाम को सारे लाइन लग जाती है, इधर एक पीसीआर खड़ी होती थी, उधर एक पीसीआर खड़ी होती थी। शराब पिएंगे, उसमें चिकन विकन खाएंगे, और जो लड़की पसंद आई, वो 4 साल की हो 80 साल की हो, उठा के गाड़ी में डाल के ले। इतना ये गुंडागर्दी थी अखिलेश यादव के टेन्यूर में। I'm telling you the fact. Anybody old people would corroborate with me. This was the level of women's safety. So that is the reason when Yogi came, he introduced the Romeo Squad. Everybody was laughing at it, but I knew what he was doing. I never. Romeo Squad cleaned up all those nonsense. पहले जो पुलिस प्रोटेक्शन में रेप करते थे, पुलिस प्रोटेक्शन में सारे इलीगल काम करते थे, आज वो भाग रहे हैं और खुद आके सरेंडर कर रहे हैं कि हमको अंदर डाल दो, नहीं तो हम एनकाउंटर में मार दोगे। This is the situation. If Yogi can do it, why can't we do it in many other places? That's the basic question. अब तक Yogi is one fellow who has been very straightforward and clean. योगी का कोई वीडियो नहीं है ना? हाँ, योगी का कोई वीडियो नहीं है, तो he is doing it. Of course, there are other similar people. अब बीजेपी भी कई ऐसे लोग हैं जो पावर आने के बाद वो कलर बदल जाते हैं। जी जी They do start doing the same thing. So these are all challenges the two horses of the chariot are facing. Can they reform it? That is a very big question and a challenge. पानी जी, सनातन शक्ति में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने जानकारी दी जो हमारे दर्शकों को एक बार फिर अपनी आंखें खोलने और सनातन धर्म की रक्षा हेतु खड़े होने में उत्साहित करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गणेश शीघ्र ही रवि रंजन जी और मेरा कोई जॉइंट वर्क भी देखेंगे। हाथ जोड़ के सबसे यही विनती है कि इसको फॉलो करें, सनातन शक्ति को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो शेयर करें, ताकि हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण मैसेजेस हैं वो सबको, आपको भी इस बारे में अवगत हो और अन्य सनातनियों को भी इस बारे में अवगत हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबको जो भी मेरे को फॉलो कर रहा है, ये मैं सबको ये अपील कर रहा हूँ कि इस चैनल को, सनातन को अगर बचाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, आपने तलवार लेके मार्केट में नहीं निकलना, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो आपकी कुछ हद तक ड्यूटी पूरी हो गई। ये एक सच मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई नीलेश जी की तरह या मैडम की तरह नहीं आ सकता, विजेता जी की तरह, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेते हैं तो कुछ हद तक आपने काम कर दिया। तो ये मेरी अपील है सबसे कि इसको प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी थैंक यू रवि जी। सनातन शक्ति के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।